नमस्कार। सत श्यामला के दर्शकों को मकर संक्रांति पोंगल की हार्दिक शुभकामना। आज मैं एक शिक्षाविद मुरारी कुमार सिंह जी से आप लोगों को मिलाएंगे, जो बहुत साल से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इन्होंने अपना एक संस्थान भी शुरू कर रखा है। तो इनसे जानकारी लेंगे कि पहले की जो शिक्षा पद्धति थी और अभी जो हाल में मोदी जी ने नई शिक्षा पद्धति की जो व्यवस्था की है उसमें क्या फ़र्क है। साथ में पहले किताबों की जो टेक्स्ट बुक पढ़ने की जो व्यवस्था थी, आज सभी लोग ऑनलाइन का जो व्यवस्था कर रखे हैं, इसके बारे में भी हम सर से चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सस्य श्यामला न्यूज़ चैनल को। और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसको मैं बखूबी अपने ज्ञान से, जितना ज्ञान है उसके अनुसार आपको मैं बताऊंगा। सर, आप बहुत दिनों से शिक्षा के लाइन में काम कर रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। जिस समय आपने शिक्षा ग्रहण किया उसके बाद के समय की शिक्षा पर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। श्यामल जी, सबसे पहले तो शिक्षा में कोई चेंज नहीं होता है। हम कलम, कॉपी, किताब आज भी यूज़ करते थे, पहले भी यूज़ करते थे। हम अपने समय में भी यूज़ किए हैं, पहले भी लोग यूज़ करते ही होंगे, आगे भी करेंगे। एजुकेशन बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, जिसमें किताब की जानकारी और संस्कार की जानकारी, ये दोनों जानकारी दी जाती है। कैसे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसको जीवन में कैसे उतारेंगे, जीवन जीने की शैली भी बताता है। ये चीज़ शिक्षा ही दे सकता है। आज का जो शिक्षा पद्धति है और पहले के शिक्षा पद्धति में एक सिमिलरिटी है। टीचर दोनों जगह होते थे, विद्यार्थी भी होते थे, प्लेस भी होते थे। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस है लोगों के सोच में, कि किसी को हल्के में लेता है। और पहले गुरुजनों की, आज भी मैं आपको एक छोटा सा वक्तव्य बताता हूँ। हमको जिस शिक्षक ने शिक्षक पढ़ाए, मेरे गुरुजी पढ़ाए, और आज भी मतलब वो इस ऑफिस में आए थे तो मैं बैठा नहीं था। वो हमको बार बार कहते रहे कि मेरे बैठ जाओ, लेकिन हम नहीं बैठे। तो ये एक संस्कार जो उन्होंने मुझे 10th क्लास में दी थी, आज तक ढोते आ रहे हैं। तो सोच में अंतर होता है। कोई लोग सलाम करते हैं, कोई दूर से प्रणाम करते हैं, कोई चरण छू के प्रणाम करते हैं। तो ये तो संस्कार की बात हो गई। तो कुछ जगह शिक्षा तो मिलती है, संस्कार नहीं मिल पाती है। तो संस्कार भी मिले, ऐसी शिक्षा पद्धति हो। सर, अभी आपने कहा संस्कार जो मिलता है उसे ढोना चाहिए या उसका निर्वहन करना चाहिए? संस्कार ना ढोना पड़ेगा ना निर्वहन करना पड़ेगा। हम पेरेंट्स, हम टीचर जैसे होंगे, हमारे बच्चे भी वैसे ही होंगे। बस वो पैतृक चीज़ है, शिक्षक देते हैं और किसी में आ जाता है। तो मैक्सिमम लोगों में वो संस्कार आ गया है। विवेकानंद को गुरुजी ने जो बात बताई, रामकृष्ण परमहंस महाराज जी क्या बताए ये तो हम नहीं देखे, लेकिन विवेकानंद से वो सारा चीज़ झलक गया कि रामकृष्ण परमहंस कैसे गुरु होंगे। तो वो बच्चे से दिख जाता है कि माता पिता कैसे हैं, इनके शिक्षक कैसे होंगे। ये बच्चा हमको बता देता है। उसकी आवाज़, उसका ज्ञान, उसका संस्कार, उसका चलने का तरीका, ये सब कुछ इंडिकेट कर देता है। प्राचीन समय में शिक्षक अपने आवास पर बच्चों को रख करके पढ़ाते थे और उसकी एक अलग व्यवस्था, अलग मान्यता थी। धीरे धीरे उस व्यवस्था और मान्यता में बदलाव हुआ। बच्चे अपने घर से आते जाते पढ़ते। उस समय के जो मतलब प्राचीन शिक्षक थे
उनमें और आज वर्तमान में जो शिक्षक हैं उनमें, दोनों में शिक्षा देने की जो ये गुण है उसमें कोई बदलाव हुआ है या नहीं? सर देखिए, पहला तो जो गुरुकुल की पहले व्यवस्था होती थी, बस मॉडर्नाइजेशन हुआ है। आज भी हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं और शिक्षा का एक अलग प्लेस हुआ, कहीं कहीं हॉस्टल के साथ शिक्षा की व्यवस्था है। तो आज उस तरह के जो जंगल जो होते थे, एक एरिया होता था जहाँ पे हमारे महर्षि आचार्य जी रहा करते थे, उस तरह की व्यवस्था तो हर जगह उपलब्ध नहीं है मॉडर्न युग में, क्योंकि महल बनते जा रहे हैं। तो अब हॉस्टल्स है, उसके रूप में कोई कोचिंग है विथ हॉस्टल्स हैं, जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, कोचिंग भी है, हॉस्टल्स की भी व्यवस्था है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडर्न गुरुकुल है ये। रहा बात आचार्य और अभी, शिक्षक कभी बदलेंगे नहीं। शिक्षक जो पहले थे आज हैं, उनका विचार बदल गया। तो शिक्षक पहले संत भी हुआ करते थे, वो मुनि हुआ करते थे, ज्ञानवान थे, धर्मवान भी थे। तो आज कहीं न कहीं शिक्षक शब्द में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है उसमें कुछ चेंजेस तो आया है। वो भी शिक्षा बच्चों को बनाने के लिए देते हैं। पहले भी बच्चे को संस्कार, शिक्षा, ज्ञान, शस्त्र चलाने की पद्धति सिखाई जाती थी। शिवाजी महाराज को देखिए, जितने ज्ञानवान थे उतने शस्त्र विद्या में भी निपुण थे वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए, जैसे हमारे राम भगवान थे, तो वो धर्म का ज्ञान लिए, वेदों का ज्ञान लिए, साथ में शस्त्र का भी ज्ञान लिए कि अपनी सुरक्षा भी कर सके। अब थोड़ा सा चेंजेज है, तो पढ़ाई तो जा ही रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षकों के मनोभाव में बदलाव हुआ है, उसके साथ साथ विद्या ग्रहण करने वाले जो ये विद्यार्थी हैं उनमें भी भाव का बदलाव हुआ है। पहले ऐसे विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी का नाम लेना बहुत ही अनिवार्य समझ सकते हैं, एकलव्य, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को के कहने पर अपना अंगूठा तक दान कर दिया। और आज के जो शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें इस तरह का, आज अंगूठा कोई नहीं मांगता, लेकिन फिर भी आज जो गुरु दक्षिणा है वो देने में विद्यार्थी जो है वो कहाँ तक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं? कहीं दिक्कत नहीं है, बच्चे दक्षिणा दे ही रहे हैं, उसको आज के देश में फी बोलते हैं। आज का युग मॉडर्न युग है, पहले से काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। पहले हम जानते थे कि मंगल ग्रह लाल है, पहले जानते थे। आज लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, वहाँ के भूमि को देख रहे हैं। तो युग बदला, व्यवस्था बदली, तो लोगों का सोच भी बदला है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, उसको एक अलग तरीके से, भाई आपको इतना फ़ी लगेगा, तो फ़ी लगेगा, तो उस फ़ी के अकॉर्डिंग वो लेते हैं। बच्चे देते भी यथाशक्ति, जिनको जैसी शक्ति भगवान ने दे रखी है वैसा फ़ी सब लोग पे कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई बच्चे नहीं देते हैं। सब शिक्षक जो भी हैं, सबका रोजी रोटी तो बच्चे की बदौलत चल रही है आज के युग में, इतनी महंगाई में भी। तो कहीं ना कहीं बच्चे दे रहे हैं, तभी तो चल रहा है। शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं निजीकरण की बात आए दिन उठता रहता है। क्या वास्तव में शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण होना उचित है? इस पर आप क्या राय रखते हैं? शिक्षा निजीकरण तो आज के डेट में शायद प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं आप। तो प्राइवेटाइजेशन तो हर क्षेत्र में ही लागू है, कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है हमको लगता है कि जहाँ पे प्राइवेट, हमको जहाँ तक लगता है आज के डेट में भी कि प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जितना पे कर रहे हैं टीचर्स को, उतना तो हमको नहीं लगता है गवर्नमेंट पे कर रही है, हमको जैसा बुझाता है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन में एक चीज़ और भी है, हम कहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि हमारे ये शिक्षक बुरे हैं, ये शिक्षक बुरे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में आप यहाँ से लेके फॉरेन तक जाके पढ़ा सकते हैं। आज आप में टैलेंट होना चाहिए और आप जितना पैसा चाहिए आप ले सकते हैं, देती है संस्था, दे रही है।
कुछ साल पहले तक जो शिक्षा पद्धति यहाँ लागू थी बिहार में, भारत में, उसमें 10 के बाद +2 था, +2 के बाद +3 था। लेकिन अभी जो नई शिक्षा पद्धति मोदी जी ने लागू किया है उसमें +2 के बाद +4 हो गया, फिर बीएड करने के लिए +2 हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये +4 होने से, यानी जो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, उससे बच्चों को कितना लाभ है या फिर उससे विद्यार्थी को समय का नुकसान है? देखिए, पहला चीज़ तो हम बताना चाहेंगे, जो भी दर्शक हैं, जो भी सुनेंगे, हम ये साफ साफ बताना चाह रहे हैं कि एजुकेशन ABCD से ही शुरू होगा, 1 2 3 से ही शुरू होगा, OIE पढ़ना ही पड़ेगा। और आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं, आपको उस लेवल पे आपको अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। उसके लिए कलम कॉपी पकड़ना पड़ेगा, डिग्री भी लेनी पड़ती है जॉब के लिए, कि मैं हमको इतना डिग्री लेने का मतलब आपको नॉलेज वो देती है कैसे आप चलोगे। आप 2 + 4 + 2 हो जाए या 3 + 5 + 5 कर दे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो आपको जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए किताब तो वही है, चेंज कहाँ किया। आपने नंबर चेंज कर दिया, इसको हम ऐसे करेंगे, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। आपको हर चीज़ को, आप कोई ऐसा बच्चा थोड़े है कि LCM सीखना है, 1 2 नहीं सीखा LCM सीख जाएगा, नहीं सीखेगा वो। तो उसको बेसिक से पढ़ना पड़ा, और जिस लेवल पे जाके उसको चाहिए था वहाँ तक की जानकारी लेनी पड़ी। अब ईयर 2 लगे कि 3 लगे कि 4 लगे, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। हमको पढ़ना है, JEE की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर्स बनने के लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, वो आपको लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा। उसके लिए डूब के पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये ईयर सरकार ने बांटी, हम लोग पढ़े कि 10th करेंगे, फिर +2 करेंगे, ऑनर्स करना है तो प्लस डिग्री कोर्स करेंगे, हम लोग BSc करेंगे, उसके बाद UPSC में। तो ये डिग्री आप लेते जाइए, ईयर 3 साल का हो, 4 साल को क्या मतलब है, लेकिन आपको जॉब अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है। सरकार उसी के अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी देगा कि आपका ये क्वालिफिकेशन हमको चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि डिग्री लेने के बावजूद आप परीक्षा कैसे पास करोगे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए आप कोई भी पद्धति रहे, बुक पढ़ना ही पड़ेगा, दिमाग में सेट करना भी पड़ेगा, कंसेप्ट आपको लेनी ही होगी, वो ब्रेन में रहना चाहिए, और तब जाकर कहीं ना कहीं आप किसी को दे पाइएगा। तो पढ़ना पड़ेगा, ईयर जो भी रहे, कोई इशू नहीं आता है उससे। सर, आज इधर पिछले 2-4 सालों से, यूँ कहिए कि कोरोना के बाद से बहुत सारे शिक्षण संस्थान जो हैं वो ऑफलाइन पढ़ाने में रुचि कम ले रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में बच्चों को, शिक्षा ग्रहण करने वालों की जो परेशानियां हैं, उस पर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, पहले तो टीचर कभी पढ़ाना बंद नहीं किए, ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन अर्निंग हो ही रही है जिस मेथड से हो। ऑफलाइन भी आज के डेट में क्लास चल रही है। कोरोना के समय में चूँकि वैसी व्यवस्था थी गवर्नमेंट का, और टीचर को समझना ही होगा कि सिस्टम को बंद रखना ही चाहिए क्राउडिंग की वजह से, जो भी बच्चों के हित के लिए सही निर्णय था, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बट ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी भी मेरे हिसाब से, देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव इफ़ेक्ट दोनों में है। ऑनलाइन भी है, जैसे आप अगर एक कंटेंट को, एक टॉपिक को आप एक टीचर से पहले पढ़ते थे, आप चाहिए ऑल ओवर इंडिया में आप इसको एक्सपेंड करके अलग अलग फैकल्टी के, इवन फॉरेन फैकल्टी से, इवन जिस टीचर्स को आप नहीं जानते थे उनसे भी आप नॉलेज ले सकते हैं। ये बेनिफिट हुआ। अब रहा बात निगेटिविटी क्या है। निगेटिविटी ये है कि थोड़ा मोबाइल का जो रे है, लैपटॉप का जो एडिक्शन है, ये एडिक्शन कहीं ना कहीं बच्चे को डाइवर्ट भी करता है कि मोबाइल में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसका निगेटिव फ़ायदा भी लोग उठाने लगते हैं। और बच्चे चूँकि मन से कमज़ोर होते हैं, उतने समझदार नहीं होते हैं, चूँकि बचपना होती है, तो अब मोबाइल पे आप पढ़ा रहे हो सकता है कि सेम टाइम में वो दूसरा कंटेंट भी देख रहा हो।
तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है इस चीज़ में, और बच्चे को तो निगेटिव व्यू जा ही रहा है। तो फ़ायदा भी है तो कहीं ना कहीं नुकसान है। तो अब आया कहाँ, बात आ गई संस्कार पे, कि अगर जो बच्चे समझदार होंगे, संस्कारित होंगे, तो वो उसी चीज़ पे काम करेंगे और जितना देर उनका काम है वो यूज़ करेंगे। रही गई बात ऑफलाइन का, ऑफलाइन तो सही में बेनिफिशियल तो है ही। बच्चे को जैसे आप पढ़ा सकते हैं, उनका कॉपी भी दे सकते हैं, उसका पर्सनल डॉट, चूँकि 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे आपके एक क्लास में हैं, तो 50 बच्चे का प्रॉब्लम अलग अलग है, सबका लेवल अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं वो टीचर उसको टैकल कर सकता है। वो चीज़ आपको ऑनलाइन में कम देखने को मिलेगा, नहीं कर पाएगा। बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम है, अब लेवल ऑफ प्रॉब्लम भी अलग है। हो सकता है कोई बच्चे का अब जेईई के लिए वो तैयारी कर रहा है, नीट के लिए, और पता चला कि उसका बेसिक ही कमज़ोर है, तो ऑफलाइन में हम उस लोग को एक्स्ट्रा टाइम दे करके कवर कर सकते हैं कि देखो यहाँ से पढ़ना शुरू करो। लेकिन ऑनलाइन में जो टीचर्स आएंगे तो वो तो भाई अपना कंटेंट पढ़ा के निकल जाएंगे। कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी चलता है ऑनलाइन में, तो रिकॉर्डेड वीडियो कहीं ना कहीं हार्मफुल है, क्योंकि वो अपने सेंस से जो बातें हुई वो बताए और आप उसको देख रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन अभी भी हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं वो बेहतर है, क्योंकि उसमें बच्चे मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाते, बच्चे टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को देख पाते हैं, टीचर को बता पाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, जो सारा चीज़ बच्चे के सामने होती है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिसको देखते हैं, बच्चे कोई क्वेश्चंस बनाते हैं, वो हाथ रेज करते हैं, उसमें भी होता है, ऑनलाइन में भी, बट ऑफलाइन में ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जैसे हम आप बैठ करके बात कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस रेज होते जा रहे हैं, हमको जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग हम बताते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन बेनिफिशियल तो है। तब तो आज के डेट में आप एक चीज़ देखिए, गवर्नमेंट स्कूल कहाँ बंद हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ बंद हो गया, मेडिकल कॉलेज कहाँ बंद हो गया, सब ऑनलाइन हो जाता है। जेईई का कॉलेज का बहुत बचत है उसमें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में 1500 स्टूडेंट्स को हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो कहाँ गवर्नमेंट सिस्टम बंद है, फॉरेन में भी बंद नहीं है, ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है वहाँ पे, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, फॉरेन में बच्चे, भारत के बच्चे फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं, तो कहाँ यहीं से बैठ के फॉरेन की डिग्री ले लेते, ऑनलाइन ही पढ़ाई हो, ऑनलाइन ही डिग्री दे दे। लेकिन यहाँ कहाँ हो रहा है, तो उतना ज़्यादा आप कंप्लीटली ऑनलाइन पे डिपेंड नहीं हो सकते, बट ऑफलाइन पढ़ के ऑनलाइन से और ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। आप उसी टॉपिक को अलग अलग प्रोफेसर से, टीचर से, और अपनी जानकारी को ज़्यादा जानकारी आप उनसे ले पाइएगा। तो क्या है ना कि ऑफलाइन को अगर ऑनलाइन से जोड़ करके पढ़े तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैट्रिक या उसके ऊपर के कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ने की जो व्यवस्था है, ऑफलाइन के साथ जोड़ करके बच्चे पढ़ें, उनको ज्ञान बढ़ सकता है, ज्ञानवर्धक, स्वाभाविक है। लेकिन जो बच्चे 2 क्लास में हैं, 3 क्लास में हैं, आजकल नर्सरी LKG के भी बच्चों को मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास कराया जाता है या उनको ऑनलाइन टास्क दिया जाता है। इससे जो छोटे बच्चे हैं उनके सेहत पर क्या असर पड़ेगा, वो हमारे दर्शकों को सेहत पे तो इफेक्ट होगा, गार्जियन को कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, LKG में, 1 क्लास में हैं, 2 क्लासेस में हैं, और वो मोबाइल पे स्टडी कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो मैच्योरिटी काफ़ी अर्ली आ जा रही है उस बच्चे में। और मैच्योरिटी अर्ली आने का मतलब है कि वो बच्चे अब हो सकता है कि अदर कंटेंट जो हम बार बार बोल रहे हैं, अदर कंटेंट भी मोबाइल पे देखें, चूँकि हर पेरेंट्स घर पे अवेलेबल नहीं है, उनको काम के लिए, बच्चे के फ़ी के लिए, बच्चे की सुविधा के लिए बाहर कमाने जाना होता है, तो बच्चे फ्री है मोबाइल लेकर के, नेट उसमें भराया हुआ है, तो बच्चे कहीं ना कहीं लैपटॉप और मोबाइल का गलत यूज़ कर सकते हैं। ना करें तो हम तो बता रहे हैं कि बेहतर चीज़ है, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन की सुविधा हो तो बेहतर सुविधा है वो, बट यूज़ करने की बात आ गई। क्योंकि हम दोनों बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से एक मनुष्य में कुमति सुमति दोनों होते हैं, किसी भी व्यक्ति में अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं, तो मोबाइल भी एक, मान लीजिए एक सिस्टम है, तो उसमें अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं। आप यूज़ करने वाला व्यक्ति कितना टैलेंटेड है
कैसे यूज़ करता है, इस पे डिपेंड करता है कि वो हैंडल कैसे कर रहा है। तो यही सब चीज़ होगा। आज वर्तमान में देश की शिक्षा की स्थिति क्या है वो ये है, लेकिन आप बिहार से हैं, बिहार में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बिहार में वर्तमान समय में शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन्हें अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने समाज और देश के लिए कुछ करना है, वो बच्चे उसी तरह से डेडिकेटेड हो करके वर्क कर रहे हैं। वो बच्चे उस तरह सेलेक्ट भी हो रहे हैं। आप सुबह में देखिए, जो दरोगा की तैयारी करते होंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, आप देखिए वो दौड़ रहे होते हैं, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट दैट पर्सन वो अपने ड्यूटी के लिए, जो चीज़ उनका टारगेट है उसके लिए वर्क कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है। जो बच्चे जैसा हैं, जिनको इतनी समझदारी आ गई है, वो उस पर डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं। बट क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे सपना तो बहुत बड़ा बड़ा पाल लेते हैं, बट उसके अनुकूल कर्म नहीं करते हैं। तो जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा? सर, यदा कदा अखबारों में या सोशल मीडिया पे आते रहता है कि फलाने स्कूल के शिक्षक या फलाने कोचिंग संस्थान के शिक्षक अपने ही छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किए, या अपने ही छात्रा के साथ वो दूसरे जगह बिना गार्जियन की मर्जी का भगा ले जाते हैं। यह जो कुप्रथा आई है शिक्षकों में या छात्राओं में, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो संस्कार की बात है। हम अपने अभी भी आज सूर्य नारायण उत्तरायण हो गए हैं, और आपको बता रहे हैं कि एक चीज़ में कि पिता जो होते हैं वो सूर्य के तुल्य होते हैं। वही सूर्य भगवान है हम लोगों के घर में। जो बच्चे अपने माता पिता का ख्याल ना करके अनैतिक कार्य करते हैं, उनके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, चूँकि वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए वो बोझ ही हैं। तो वो करेंगे, चूँकि उनमें वो संस्कार नहीं है। रहा बात शिक्षकों का, जो शिक्षक हैं वो इस तरह की अगर अनैतिक कार्य करते हैं तो शिक्षक नहीं है। वो शिक्षक नहीं है, वो गुरु नहीं है। वो किसी और रूप में बच्चों के सामने आए, वो शिक्षक हो ही नहीं सकते। क्योंकि शिक्षक होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि आप पे किसी परिवार का, किसी समाज का दायित्व होता है, किसी पीढ़ी का दायित्व होता है। एक परिवार के एक बच्चे खराब हो जाएंगे, वो पीढ़ी खराब हो जाएगी। वो 70-80 बरस तक वो पीढ़ी खराब होगी, जो दूसरे को भी खराब करता रहेगा। तो वो शिक्षक नहीं हो सकते हैं। अब उनको शिक्षक हम नहीं बोल सकते हैं। पहले तो संस्कार लेना पड़ेगा। संस्कार लेने के बाद आप टीचर का जो गुण होना चाहिए उसमें होनी चाहिए, और बच्चों को अपने पुत्र और पुत्री समान समझना पड़ेगा, तभी वो पढ़ा सकते हैं। नहीं तो वो पढ़ाने के हकदार ही नहीं है। सर, आज जो स्थिति है उसमें छात्रों को, यानी शिष्यों को या शिष्याओं को, साथ में शिक्षकों को जो विद्या का दान कर रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही बोलेंगे, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड में हो, आप अपने काम को पूरी निष्ठा, पूरे ईमानदारी, पूरे पैशन से, एक कमिटमेंट के साथ करिए। जिस काम को भी आप पूरे कमिटमेंट से करेंगे, पूरे निष्ठा से करेंगे, पूरे ताकत लगा के करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस काम में सफल होइएगा। बट धैर्य बना के रखना है, पैसेंस रखना है। ऐसा नहीं कि आज मैं काम किया हूँ, आज ही मुझे रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो सकता है कि आप पूरे जनरेशन मेहनत करते रहे अपने ताउम्र, आपको सफलता नहीं मिले, लेकिन आपके पुत्र, आपके पोते, हो सकता है आपकी पोतियाँ, आपकी बेटियाँ
आपको वो चीज़ आपके परिवार को दे दे जो आप देख पाएँ, जो आप सोच रखे थे। कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो धैर्य भी बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट होना चाहिए, हार्ड वर्क करिए, जो काम करिए पूरे लगन से करिए और आपको सफलता मिलेगी ही। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पसीना बहाएगा तो हमारे भगवान इतने निर्दयी नहीं है, सबको मिला है, आपको भी मिलेगा। जैसा कर्म करिएगा वैसा मिलेगा, देर से मिले लेकिन मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, आज समाज के सभी तबके में गरीबी है, वो किसी भी जाति बिरादरी से हों, लेकिन गरीबी है। और जो परिवार अपने बच्चों को बेहतर शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन नहीं करा पाते, शिक्षा नहीं दिला सकते, और वो भूले भटके अगर आपके संस्थान में आ जाते हैं, तो आप के संस्थान में उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। 2-3 पॉइंट इसमें है श्यामल जी। एक तो गरीबी, एक ग्रामीण परिवेश में वो बच्चा रहेगा, और अगर कोई बच्चा मेरे पास इस तरह के बच्चे आ जाते हैं तो कैसे आप उसको हैंडल करते हैं। पहला चीज़ है गरीबी, ये वर्ड है ही नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते हैं? कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे पढ़ना है तो मैं काम करूँगा, कहीं काम ढूंढूंगा और पढ़ूंगा। पहला चीज़ तो ये, उसमें कहीं ना कहीं लगन की कमी है उस बच्चे में। वो बच्चे को काम करके भी, ऐसा हमने देखा है कि दिन में काम करता, रात में पढ़ता भी है, जहाँ काम करता वहीं पढ़ता भी रहता है। तो पढ़ने वाले बच्चों को पैसे कहीं न कभी भी ये बाधा नहीं बनेंगे। वो मेहनत करें, कमाएं और आगे बढ़ें, पढ़ाई करो, जहाँ हो वहीं पढ़ो, लेकिन मेहनत करके वो अपने चीज़ को अचीव करेगा जो उसने सोच रखा है। रहा बात कि अगर बाई चांस इस तरह के बच्चे मेरे पास आ जाते हैं तो पहले तो मैं यही सोचता हूँ कि कहीं न कहीं इसके पेरेंट्स और ये बच्चे कहीं न कहीं किसी निगेटिविटी से दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स मान रहे हैं कि मैं गरीब हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप गरीब नहीं हैं, आपको भगवान ने इतना लंबा चौड़ा शरीर दिया, इतनी बड़ी दुनिया है, आप क्यों गरीब बोल रहे हैं? सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो, आप क्यों प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं? किताब लीजिए, बैठ के जम के पढ़िए, हर जगह टीचर अवेलेबल हैं, हर जगह शिक्षक हैं, गांव में भी हैं। गांव के बच्चे आईआईटी नहीं करते हैं, गांव के बच्चे यूपीएससी नहीं करते। हमने गांव में भी देखा है, बच्चे टीचर्स बन रहे हैं, टीचर बन करके गए, वहाँ से फिर पढ़ाई की, यूपीएससी किया, बीपीएससी किया, तो बच्चे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी उसमें डाल दी जाती है कि आप गरीब हो, बट ऐसा नहीं है। अरे बेटा मेहनत कर, जा 10 रुपया कमा के लाओ, फिर पढ़ना। वो बच्चे में ये बच्चे में गुण तभी आएगा जब उसके पेरेंट्स में ये गुण होगा। बच्चे पेरेंट्स ही बोल रहे हैं चलो ना मैं गरीब हूँ। अरे भाई, गरीब वर्ड ही नहीं होता है। आप ये क्यों नहीं बोलते कि मैं आलसी हूँ, मैं कामचोर हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप गरीब हैं? सारी दुनिया में लोग गरीब नहीं हैं, आप गरीब हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसको समझता हूँ निगेटिव वर्ड है, ये उस बच्चे में डाल दी जाती है, और डालने की वजह से वो बच्चे में भी जो उसमें क्वालिटी था वो क्वालिटी मर जाता है। क्योंकि मेहनत करके आप 10 रुपये कमा सकते हैं, और 10 रुपये से 50 रुपये में बुक भी मिलती है। बुक लीजिए, पढ़िए। जो टीचर हैं, अगर वो सही टीचर होंगे और सही स्टूडेंट है तो टीचर उसको मिलेगा। आप गांव में खोज लेगा वो टीचर को, और वो टीचर भी अगर सही होंगे तो बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ के पढ़ाएंगे, लेकिन कहेंगे तुमको पढ़ाना है। तो बच्चे में लगन होगी तब तो। पहले ही आप निगेटिविटी भर दिए, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो भाई पूरा दिन 24 घंटे होते हैं, आप मेहनत क्यों नहीं करते? आप क्यों गरीब हैं? क्योंकि आप कामचोर हैं। आप गरीब क्यों हैं? आलसी हैं। आपको विद्या कम, नॉलेज कम क्यों? क्योंकि आपने किताब नहीं पढ़ी, किताब पे समय नहीं दिया। आपके पास 50 रुपये आते हैं, आप फालतू खर्च करते हैं। आप 50 रुपये बचा नहीं सकते हैं तो 50-50 रुपये जोड़िए। आप क्यों बड़े लोगों की जैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं? तो जैसी आपकी क्षमता है उसके अनुरूप करिए, 2 रुपये बचाइए, तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगा। आपके दिमाग में आएगा नहीं। आप ये क्यों नहीं सोचते? अंबानी भी पहले गरीब हुआ करते थे, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, APJ अब्दुल कलाम, हमारे आइडियल पर्सन, कहाँ गरीब ही थे वो। अगर पहले का उनका देखा जाए तो गरीब थे। कलाम साहब के पास तो वस्त्र भी नहीं थे। उनकी बहन
अपना जेवर गिरवी रख दी, पढ़े कि नहीं पढ़े, आज मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, इंटरनेशनल पर्सन है वो। तो गरीबी कहाँ थी? उनमें लगन थी, उन्होंने पढ़ा, डिग्री ली और दिखाया कि एक इंजीनियर क्या कर सकता है, एक भारतीय क्या कर सकते हैं। आज देखिए विवेकानंदा को, अब देखें कभी, अभी युवा दिवस हम लोग बनाए, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो बताइए उठना और जागना दोनों का मतलब क्या है, लक्ष्य क्या है आपका? ये समझ में नहीं आ रहा है, रट लिया, उठो जागो मत रुको लक्ष्य तक पहुँचो। तो ये अर्थ को समझना पड़ेगा। जागना किससे है? हमको जागना है, पहले तो बिस्तर से उठिए, उठ गए हैं आप मतलब सूर्योदय हो गए, उठ गए, जागिए मतलब अपने विकार को, काम क्रोध मद लोभ मोह को त्याग करके जाग जाओ, और जागने के बाद ईश्वर की तरफ मूव करो। अपने लक्ष्य आप कहीं कुछ भी होगा, आप IITN बनो, डॉक्टर्स बनो, इंजीनियर्स बनो, कुछ भी बनो, IAS बनो, आपका लक्ष्य क्या है? इस माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना। लक्ष्य उनका वही था कि वेद पढ़ो, वेद पढ़ते पढ़ते वो ईश्वर से मिल जाओ जाके। तो आज तो अर्थ ही नहीं समझ में आता है, लोग सिर्फ रटते हैं। तो आज उनके शरीर पे वस्त्र, आप 2-3 वस्त्र ही गेरुआ वस्त्र धारण किए विवेकानंदा जी, और जब बोलना शुरू किए तो बोलते ही रह गए, दुनिया सुनती रह गई। तो समझना पड़ेगा, बच्चे में निगेटिविटी डाल दी जाती है, और कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी आता उसके आलस्य से, उसके कामचोरी से। वो जानबूझ करके अपनी गलती को छुपाने के लिए लोग मेहनत करके, हम देखते हैं बूढ़े बूढ़े लोग काम करते हैं, काम करके पैसे अर्न कर रहे हैं। आज के नवयुवक कहते हैं मैं गरीब हूँ। क्यों गरीब है भाई? मैं पहले ही समझ जाता हूँ कि कामचोर है, ये आलसी है, ये सब बातें हैं। तो समझना पड़ेगा, सबको एनालिसिस करना पड़ेगा। पूरी दुनिया खुली हुई है, जाके काम करो। यहाँ से लोग मुंबई काम कर रहे हैं, बेंगलोर काम कर रहे हैं, अमेरिका तक चले जा रहे हैं, अदर कंट्री में जाके काम कर रहे हैं। तो आप भी वैसा बनो, और जैसा अभी चल रहा है प्रचलन, जैसे कंप्यूटर की जानकारी है, इंग्लिश की जानकारी है, जिस सब्जेक्ट में आपको है उसकी डेप्थ जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं आपको पोस्ट देगा। आप कुछ करोगे नहीं, आप सोचोगे कि हम यही बन जाएं, कैसे बनोगे? नहीं बन सकते हो। तो आपको डिप्रेशन नहीं हुआ है, आपने काम मेहनत कम की, उसको छुपाने के लिए लोगों के बीच आप बोलते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिली। अरे आपको जॉब तो पूरी दुनिया खुली हुई है भाई, आपको जॉब क्यों नहीं मिली? ये सब बातें हैं। सर, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हुआ, मैंने जो भी बताया प्रैक्टिकल बातें बताई है, और मैं ये किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, मेरा अपना व्यू था जो मैंने इस न्यूज़ चैनल को दिया है। धन्यवाद। सत्श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।